नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय बहुत दिलचस्प है क्योंकि अभी अभी बीएमसी के चुनावी नतीजे आए हैं। ऐसे ही 29 कुल महानगर पालिकाओं में महाराष्ट्र में नतीजे आए हैं और बीजेपी बड़ी खुश है कि भाई हमारी बोनी तो बड़ी अच्छी हो गई और अब इनको नया अध्यक्ष भी मिलने वाला है। लेकिन जो 5 राज्य भी चुनाव में जाने वाले हैं उसमें क्या होगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तालियां बजाइए, तालियों से स्वागत कीजिए इनका। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और मुंबई वाले दुबे जी आए हैं, आनंद दुबे जी के लिए ताली बजाइए भाई। हर्षवर्धन त्रिपाठी इधर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से जेन जी की बड़ी चर्चा होती है। बीजेपी का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पद पर पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी जब अब तक अपना सबसे युवा अध्यक्ष इस वक्त बना रही है तो क्या संदेश दे रही है, कुछ आंकड़े बताना चाहती हूँ। नितिन नबीन की उम्र है 45 साल। 45 साल आप लोग को पता है कि नहीं कि पॉलिटिक्स में युवा माना जाता है। आप लोगों के लिए उम्र ढलती हुई कही जाएगी, हम लोगों के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स में यंग लीडर। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं 83 वर्ष के। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की उम्र आपको बता देते हैं। इसके बाद उनकी उम्र है 57 वर्ष। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती जी की उम्र है 70 वर्ष। सीपीआईएम महासचिव एमए बेबी 71 वर्ष के हैं। तो हर पार्टी का हम आपको अध्यक्ष की जो एवरेज एज है वो दिखा रहे हैं। एमए बेबी, इनकी उम्र है 71 वर्ष, ये सीपीआईएम के हैं। और एनपीपी के अध्यक्ष कोनराड सांगमा, इनकी उम्र 47 है, इनसे भी 2 साल कम है नितिन नबीन। अगर आपने देखा हो, ये महानगर पालिका के बाद जब सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कह रहे थे कि जेन जी ने हम पर मुहर लगाई है। अब प्रमुखों की उम्र क्यों मायने रखती है, ये समझने के लिए युवा वोटर्स का आंकड़ा भी जान लीजिए। 2024 के चुनाव में 18 से 29 वर्ष के, हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, 21 करोड़ 59 लाख वोटर थे। 2024 के आंकड़ों के आधार पर अगर प्रोजेक्शन होता है तो 2029 आते आते 18 से 19 वर्ष के बीच में नंबर बढ़ता है और ये 23 करोड़ 90 लाख के आसपास हो जाता है नंबर। तो ये जो 18 to 29 वाला जो उम्र है उसको सब साधने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में तकरीबन 50% आबादी 25 वर्ष से नीचे की है। इस जेन जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सब साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं 2026 के चुनावी राज्यों के 18 से 29 वर्ष के वोटर्स का आंकड़ा बता दूं, क्योंकि इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इस साल। सबसे पहले इसमें केरल है, असम है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, पुडुचेरी है। और पिछले चुनाव में के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि इनमें कितने जेनजी वोटर्स हैं। 18% केरल में है, असम में 30% है, लगभग 20% तमिलनाडु में है, 24% पश्चिम बंगाल में है और 21% पुडुचेरी में है। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं और सुनाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि जो म्युनिसिपैलिटी में हमारी चुनाव हुई है, बिहार में चुनाव हुई है, ये जेन जी ने हम पर मुहर लगाई है। देखिए, नितिन नबीन का बीजेपी अध्यक्ष बनना तय। युवा अध्यक्ष पर बीजेपी ने खेला दांव। जेन जी की जो पॉजिटिव माइंडसेट, भारत के जेन जी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये अपने आप में पूरी दुनिया की जेन जी के लिए आदर्श बन सकती है। 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। क्या बीएमसी चुनावों में जेन जी बीजेपी के साथ? ये वीवी के पक्ष में बताने, वीवी मतलब भारत। 2026 चुनावों में भी बीजेपी के साथ होगा जेन जी। This can't be correct. So there is this period, right, where credibility doesn't go. क्या विपक्ष भी युवा नेतृत्व से युवाओं को करेगा साथ? हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। तो ये जेनजी का नाम ये भी ले रहे हैं, जेनजी का नाम ये भी ले रहे हैं। नेपाल में सबसे पहले जेनजी आंदोलन को लेकर इसकी चर्चा शुरू हुई थी और अब सब साधने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन यहां पर युवा मौजूद है। एक बार तो बहुत तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत जोश के साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनके सवाल भी हम लेंगे। जो भी आपके सवाल हो जरूर पूछेगा। लेकिन आप में से कितने लोग नितिन नबीन से परिचित हैं? 8-10 हाथ मुश्किल से उठे हैं। सुधांशु जी, तो कौन सा जेनजी फैक्टर? इनको उम्र ही नहीं पता। पहली बार तो उनकी फोटो और उम्र मैंने बताई है इनको। मैंने ही बताई ना आपको? नहीं, आप 8-10 को छोड़ के बाकियों को। सुधांशु जी, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। मैंने आपके कई कार्यक्रमों में पूछा कि 10 साल बाद भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। जब विकसित भारत का स्वप्न साकार होगा 2047 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। पर बाकी पार्टियों में तय है अध्यक्ष अथवा पार्टी का वास्तविक नेतृत्व। यदि पार्टी रही तो एक ही परिवार के हाथ में होगा। और आज जो जेनजी है वो इस आधार पर आगे बढ़ती है कि जिसने अपने दम पे अचीव किया। अगर आज जेनजी का आदर्श देखना है तो OIO कंपनी है। रितेश अग्रवाल ने 17 साल की उम्र में शुरू किया था और 30 साल की उम्र तक अपने आप सेल्फ बिल्ड फर्स्ट बिलियनर बन के तैयार हो गए। अगर जेनजी को देखना है तो गुकेश डोमराजू को देखिए, 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन। अगर जेनजी को देखना है तो हमारी इस समय भारत की सबसे युवा MLA मैथिली ठाकुर 25 साल की, और वो भारतीय संस्कृति को बदनाम नहीं कर रही है। लोक संगीत के द्वारा भारतीय संस्कृति के उत्थान में सहयोग दे रही है। और अगर इसके बाद भी देखना है तो 19 साल के उस देवव्रत महेश रेके को देखिए, जिन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का दंड क्रम पारायण करके 2000 श्लोकों को 2 लाख कॉम्बिनेशंस में बगैर किसी त्रुटि के यह करके दिखाया है। यह दर्शाता है कि भारत की जेनजी की मेधा किधर जा रही है। और फिर भी जो लोग ये चाहते हैं ना कि बवाल कर दे आके सड़क पे, उनके अरमानों पे बिजली गिर जाती जब वो देखते हैं अंग्रेजी नवा वर्ष ही सही, इतनी भारी मात्रा में करोड़ों लोग मंदिरों में जाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा संख्या में युवा जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है जो लोग ये सोचते हैं उनके कलेजे के ऊपर बहुत जोर पड़ता होगा। क्योंकि आज जेनजी क्या देख रहा है? आज भारत डिजिटल इंडिया में नंबर 1 का देश है। 49% डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। खड़गे जी किसके परिवार से हैं? खड़गे जी हाई कमान नहीं, वो अपने मुंह से बोल चुके हैं कि उनके प्रदेश में नेतृत्व CM के बारे में पूछा गया तो कहते हाई कमान तय करेगी। मतलब कमान किसी और के हाथ में है, वो सिर्फ उनका चेहरा और निशान है। जैसे PM कोई और था, सुपर PM कोई और है, अध्यक्ष कोई और है और हाई कमान कोई और है। ये एक अंतर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारत की जेनजी ने दिखाया है, जो करोड़ों करोड़ों बच्चे गए मंदिरों में। आज अगर आप देखें पिछले 1.5-2 साल में क्लब भजन और मॉडर्न कीर्तन के ऊपर भजन गूगल जैमिंग में कहते हैं उसको, भजन जैमिंग। हाँ, अब जो गूगल पे है? सर्च हुई है 400 to 600 टाइम्स, यानी 4 से 6 गुना बढ़ी है। हाँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है अयोध्या से लेकर सोमनाथ तक, तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जेनजी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है। जेनजी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है। भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। चलिए जवाब दीजिए आलोक शर्मा जी। 45 वर्ष में उनको बना रहे हैं और अभी 5 राज्यों में चुनाव। वैसे मैं एक चीज और 2 राज्य इनको डिफेंड करना है। एक बाकी लाइन जगह और वो अपनी विपक्ष पार्टी के पे पास। क्लियर कर दूं। हमारे यहां युवा वर्ग में जल्दी हमारे यहां अध्यक्ष बनते हैं। अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने ही वॉज 49। जब नितिन गडकरी जी अध्यक्ष बने ही वॉज 51। जब राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष बने ही वॉज 54। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष बने थे ही वॉज 42। तो ऐसा नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा आश्चर्यजनक काम कर दिया है। चलिए आलोक शर्मा जी, अब आप मोर्चा संभालिए और बताइए कि क्या अभी 5 राज्यों में चुनाव है। एक अगर असम छोड़ दे और पुडुचेरी, तो हालांकि आप स्टालिन के साथ हैं, वहां पर ममता बनर्जी हैं। डिफेंडर के तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं? नितिन नबीन के नेतृत्व में वो कह रहे हैं कि एकदम नई बयार चल गई है, नया युग आ गया है। जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे तो केवल 42 साल के थे और उन्होंने युवाओं के लिए बहुत काम किया। और अच्छी बात है अगर आपने बता दिया। वो कंप्यूटर युग लेकर आए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, युवाओं के लिए रोजगार के नए नए रास्ते खोले। युवा बनने से युवाओं के लिए क्या होता है, विषय ये है। विषय ये नहीं है कि कोई बुजुर्ग है तो वो युवाओं के लिए नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब मोदी जी ने कुछ नहीं किया? वैसे तो नहीं किया उन्होंने। मुद्दे की बात यह है, हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि केवल युवा ही कर सकता है तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं उसको। दुर्भाग्य यह है कि परंपरागत परिवारवाद से एक व्यक्ति आया
नड्डा जी को 5-6 साल हो गए थे, उनको बदलना था। आरएसएस और बीजेपी की टसल थी, एक पर्ची वाले कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए। हमसे पूछते हैं चुनाव कब होगा, डेमोक्रेसी कब होगी, नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था, नहीं बताएंगे। अमित शाह जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था, नहीं बताएंगे। पर्ची से नितिन नवीन को बना दिया। अब कह रहे हैं साहब ये तो बहुत विकसित भारत और पता नहीं क्या क्या, 92 रुपए पे डॉलर हो रहा है, विकसित भारत है। युवाओं की फीस नहीं जा रही है। लगभग 30 लाख लोगों ने 2014 के बाद पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, ये विकसित भारत है। गोंडा में वहां पर हॉस्पिटल में चूहे कूद रहे थे, अभी 4 दिन पहले आपने सबने सोशल मीडिया पर देखा होगा। 200 पहली यूनिवर्सिटी में एक भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी नहीं है। तालियां बजाने से कुछ नहीं होता है। केवल आप मुझे बताइए, दिल्ली पॉल्यूशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई है पिछले 2 महीने के अंदर, देश के प्रधानमंत्री और नितिन नवीन का कोई एक ट्वीट आया हो तो मुझे बता दीजिएगा। विकसित भारत ये है कि किस तरह से हथकड़ियां और बेड़ियां लगकर अमेरिका से हमारे तमाम जो नागरिक हैं वो आए हैं, उसमें ज्यादातर युवा थे। विकसित भारत यह है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग सीवर का पानी पी के इंदौर में मर गए। नितिन नवीन खामोश थे। किसी ने नितिन नवीन के कोई स्टेटमेंट सुना? आज सवाल यह है कि आपको एकजुट होकर लड़ना होगा ना। अगर नीतियां खराब है तो बदलने के लिए सत्ता में आना होगा ना। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करना होगा? भरोसा जीतना होगा। साथ लड़ने को तैयार नहीं है आप लोग। 13 सीटों के ललक में ये आपसे अलग होकर चुनाव लड़े, इसका जवाब वो देंगे नहीं कि खोखला कौन हो रहा है। अंजना जी नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। देखिए आज जैन जी कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग के समय में जब हम छोटे बच्चे थे तो हमको युवा बताया जाता था कि भाई युवाओं ने देश के लिए क्या किया है। मंगल पांडे जी की बात करो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की बात करो, मेरे आदर्श, मेरे भगवान भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, इन्होंने जो देश के लिए काम किया है, जो देश के लिए बलिदान दिया है, वो बचपन से हम लोग ने जिया है। मुझे खुशी अंजना जी इस बात की है कि आज 2026 का जो युवा है ये पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, सोशल मीडिया देखता है, अपना अच्छा बुरा जानता है। मुझे खुशी हुई कि मंदिरों में 31 को 5-5 लाख 2-2 लाख युवा गए। लेकिन इसमें अभी सुधांशु भैया बोल रहे थे, पर इसमें भाजपा का क्या रोल है? अपने पैसे से जाते हैं, अपने विवेक बुद्धि से जाते हैं। देश बदल रहा है, ये देश सभी का है। अब ऐसा तो होगा तो अब भाजपा की सरकार है तो भाजपा कहेगी देखो ये हमारा युवा है, कांग्रेस क्या जाएगी कहेगा हमारा युवा है। अरे युवा तो देश का है ना, तो युवा समझता है कि मुझे कौन अच्छा है, मेरे लिए कौन बुरा है। अब हो गई दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन में सबसे बड़ा दल है, सबसे पुरानी, भी तो युवा ही कहलाएंगे। तो आदित्य ठाकरे से बड़ा युवा कौन है? 35 साल की उम्र में उस युवा ने पूरे महाराष्ट्र को अपने परिवार की तरह मेहनत करके संभालने का काम किया। कोरोना के संकट काल में कभी भी महाराष्ट्र का नाम खराब नहीं होने दिया। हमारे यहाँ गंगा में तैरती हुई लाशें अंजना जी नहीं हमने बहने दी, हमारे यहाँ ऑक्सीजन से तड़पते लोग हमने नहीं देखे। तो आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे साहब 65 साल के हैं, हम तो कहते हैं वो भी युवा है। राज ठाकरे वो भी युवा है, तो हमारे युवाओं की अमित ठाकरे हैं। हमारे यहां तो देखिए प्रबोधन कार ठाकरे का जो लेगेसी है लेके बाला साहब ठाकरे जी, उनका ठाकरे परिवार, उसके आनंद दुबे जैसे, हम 45 साल के हैं, हम भी युवा ही हैं। अब जब 50-60 वाले युवा हैं तो हम कौन से बुजुर्ग हैं? तो हमारा ये कहना है कि बहुत खुशी की बात है मेरे भाइयों। लेकिन हाँ, आपने जो कहा कि संगठन होकर मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और ताकतवर होते जा रही है, क्योंकि उनको राजनीति में चुनाव जीतने की कला आ गई है। अब चुनाव जीतने की जिसको कला आ गई है उसको हराने के लिए थोड़ा बहुत तो कलाकार बनना पड़ेगा ना। जवाब दीजिए, थोड़ा बहुत तो कलाकार बनना पड़ेगा आपको हराने के लिए। सारी व्यवस्थाएं आपके नियंत्रण में है, इसलिए आपको ये जीतें मिल रही हैं। चलिए एक बात का मैं प्रश्न पूछता हूं, इंडी गठबंधन तो हमारे नियंत्रण में नहीं है, कहे आप पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। 24 के बाद जौन चुनाव हुआ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अलग हो गई, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई, महाराष्ट्र और अभी केरल में चुनाव हुए तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस अलग अलग लड़े, महाराष्ट्र के चुनाव में शिवसेना उबाटा और कांग्रेस अलग अलग लड़े। और मैं पहले से बता दे रहा हूं, बंगाल में दीदी और ये साथ मिलकर नहीं लड़ने वाले हैं। भैया ये बता दो तुम्हारे सहयोगी कौन चुरा रहा है? ये भी क्या मोदी जी और अमित शाह जी चुरा रहे हैं? हकीकत तो ये है कि ये दोनों लोग, ये सारे लोग केवल मोदी विरोध की नकारात्मक घृणात्मक राजनीति के चलते हुए हिंदू धर्म को नीचा दिखाने, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के विचार से प्रेरित होकर साथ में आते हैं। फिर जब नजदीक आते हैं तो एक दूसरे से इतनी नफरत पाते हैं कि फिर ये अलग हो जाते हैं। जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, इन लोगों की स्थिति यह है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया है। अंजना जी 2 सेकंड में जवाब दूंगा। सर अपने टर्न पे। और रही बात इसकी, आज तो भारत में एक अद्भुत गणित है। 55 साल का युवा है, 70 साल की दलित की बेटी अभी आपने देखी बेटी है,
और 70 साल की बंगाल की भी बेटी है, और उसके बावजूद हम लोगों से पूछा जाता है भुवन जी। कि साहब इसमें युवा कौन है और कौन युवा नहीं है। हाँ, ये एक बात इन्होंने सही कही जल्दी। कि युवा होने मात्र से काम नहीं। 40 साल की उम्र में राजीव गांधी जी को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश मिला और ले जाके पार्टी को वहां पर डुबोया कि आज तक स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। चलिए 40 साल में ये होता है किसी करने का। और मैं लास्ट में इसके बाद भुवन जी, एक मिनट एक सेकंड आप सुधांशु जी प्लीज, उनको बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ही थी जिसने यूपी में इनका जो प्रचंड विजय रथ था उसको रोका, अगर वहां भी अगर इनको मिलता तो अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में रहती। आपका क्या सबक है, चाहे बीएमसी का चुनाव हो, चाहे आने वाले वक्त के चुनाव, और ये जो वोट चोरी का मुद्दा बार बार उठाया जाता है, आपको लगता है क्योंकि ये बिहार में भी फेल हुआ, देखिए जो राहुल गांधी उठाते हैं? देखिए अंजना जी, आज जिस विषय पे आपने चर्चा बुलाई है वो जेन जी की बात है, युवाओं की बात है। और मैं उस राजनीतिक दल से आता हूँ, समाजवादी पार्टी से आता हूँ, जिसमें 43 साल की उम्र का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बने। और जब माननीय अखिलेश यादव जी 38 उनके नेताओं की उम्र आप क्यों जानते हैं? अरे भाई 2012 में बन गए थे, मगर बने पिताजी की कृपा से थे। आपका गणित ठीक नहीं है। बोलिए। नहीं, इनका गणित ठीक नहीं है, मेरा गणित ठीक है। और क्योंकि 43 साल को आप जोड़ लीजिए, इस समय वो 53 साल के हैं, मोटा मोटा समझ लीजिए। थोड़ा इंटरप्ट ना करें, आपका बड़ा सम्मान, और मैं सम्मान आपकी ओर से भी चाहता हूँ विपक्ष का। और उत्तर प्रदेश की हम बड़ी पार्टी है ना, 37 सांसदों के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस बात पर माननीय अखिलेश यादव जी, यहाँ पर जितने छात्र छात्राएं बैठे हैं उनके सपनों को पूर्ण करने का काम अगर किसी ने करा तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। याद है आपको, लैपटॉप बांटने का काम किसने करा सबसे पहले इस देश में? माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। और कोरोना काल में मैं कहना चाहता हूं, ये जीविका का साधन बना, रोजगार का साधन बना, हर लड़के लड़की को उन्होंने लैपटॉप देने का काम करा। ये हमारे नेता की बात है। और रही बात उत्तर प्रदेश में इनकी नफरत की राजनीति का अंत किसने करा? भारतीय जनता पार्टी का, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। आज हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, 37 सांसदों के साथ खड़े। और ये चुनाव की बात हुई है मैडम, आज जो रिजल्ट आया उस पर जरूर मैं बात करना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, अभी वोट चोरी की बात कर रहे हैं, अब तो वोट चोरी नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी नई चोरी करने लगी है। बंगाल में क्या चोरी करने गए थे? डाटा चोरी करने लगे विपक्ष के लोगों को। देश ये समझ रहा है, देश जान रहा है कि आज आप लोग किस प्रकार विपक्ष के लोगों को, पहले आप महाराष्ट्र ने देखा, रात के अंधेरे में आपने सरकार को गिराने का काम करा। अब विपक्षियों के आप लोगों को जब हरा नहीं पा रहे हो माननीय ममता बनर्जी जी को, तो उनके आप लोग अपने ईडी का इस्तेमाल इसलिए करोगे कि उनका डाटा चुरा लोगे। कितना गिरोगे सत्ता के लिए? ये देश समझ रहा है, ये युवा समझ रहा है। इतना भी नहीं गिरी है कि कल को आपको अपना शीशे में चेहरा देखे भारतीय जनता पार्टी तो आपको हंसी आने लगे। और बात 1.5-2 साल की जो रस्सा कसी चली है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, कैसे आज इनके जो वैचारिक परिवार है, जो इनका मात्र संगठन है आरएसएस और बीजेपी के बीच में कैसे ये भी देश देख रहा है। ये भी देश देख रहा है कि किस प्रकार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है सड़कों पर आ पड़ी है। नागपुर ने अपना अलग कैंडिडेट खड़ा कर रखा था, नागपुर ने अलग कैंडिडेट खड़ा कर रखा था, और मोदी जी अमित शाह जी का अलग कैंडिडेट थे। ये देश की बड़ी पार्टी बनते हो, कम से कम आपस में परिवार के लोग तो अध्यक्ष तो चुन लेते आसानी से, इतना टाइम लग गया क्यों हर्षवर्धन जी? क्या ये बात सच नहीं है कि जो डायरेक्ट टकराव था संघ और दिल्ली में, उसकी वजह से इनको अध्यक्ष चुनने में इतना टाइम लग गया? देखिए, टकराव था या नहीं था, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष एक्सटेंडेड चलता रहा तो ये तो भाजपा के लिए कुछ तो मुश्किल रही होगी। हाँ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने तो विज्ञान भवन में साफ साफ कह दिया था, मोहन जी ने कहा हमको चुनना होता तो कब का चुन लिए होते। तो ये भी एक बात स्पष्टता से आ जाए। लेकिन मूल रूप से क्या है? एक तो ये कि नितिन नवीन अध्यक्ष बन गए हैं तो कोई भी नौजवान इसमें से एस्पायर कर सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर युवा होना बहुत कुछ होता तो तेजस्वी यादव भी युवा हैं। और अभी बताया जोशी जी ने कि अखिलेश यादव सबसे कम उम्र के बन गए थे, तो उनके पिताजी बना गए थे, लेकिन सत्ता दोहरा नहीं पाए, यानी नौजवानों का भरोसा जीत नहीं पाए। अब बीच में जोशी जी, बीच में देखिए ना परिणाम, देश जानता है। नरेंद्र मोदी पर देश का भरोसा है। आप लोग तो 2004 में पहली बार राहुल गांधी सत्ता में आए थे। राहुल गांधी की उम्र है 55 वर्ष। राहुल गांधी की उम्र है 55 वर्ष। 34 वर्ष से 55 के ऊपर हो गए और जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं।
तो युवा होना उम्र के लिहाज से ये कोई नौजवानों को समझने कोई पैमाना नहीं। नरेंद्र मोदी समझ लेते हैं, ममता बनर्जी समझ लेती हैं, स्टालिन समझ लेते हैं, पिनराई विजयन समझ लेते हैं, तो ये कोई पैमाना नहीं। हाँ, ये जरूर है कि नौजवान ये जरूर देखेगा कि नितिन नवीन 45 साल की उम्र में आके क्या कर रहे हैं, और बड़ा बोझ हम लोग डाल दे रहे हैं उनके ऊपर। अभी बेचारे राज्य की राजनीति से आए हैं, सही में इनमें से कोई जानता नहीं, बहुत कम लोग जानते। जिस दिन बने थे तो सबको खोजना पड़ा था कितने बार वो विधायक बने, कहां से हैं, क्या कुछ है बहुत। और उनकी टीम जब आएगी तब मुझे उस पर टिप्पणी करने में आसानी होगी कि आखिर वो ठीक है। आलोक जी, चूंकि राजीव जी और राहुल जी पर उन्होंने बोला, उसका जवाब दीजिए, फिर युवाओं के सवाल। देखिए, मुझे लगता है कि 2009 में राहुल जी के नेतृत्व में राहुल जी सांसद भी थे, हमने सरकार भी रिपीट की, लेकिन एक बीजेपी के अघोषित पिट्ठू टाइप व्यक्ति अन्ना हजारे जी आए, पूरे देश को गुमराह किया। और जिस तरह से अन्ना हजारे ने पूरे देश को गुमराह करके, उसमें केजरीवाल और पूरी टीम शामिल थी, देश को डिस्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद से बीजेपी ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में ले लिया। आज जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंक के मारा जाता हो और फिर विकसित भारत की बात की जाती हो, तो बड़ा दुर्भाग्य। 2024 की बात कर लें, आज महाराष्ट्र हो रहा है। 2024 में एक साल पहले ही हमारे सांसद ज्यादा थे बीजेपी से। तो इस समय का फेयर होता है, सबको देखना होता है कि किसने क्या डिलीवर किया, किसने क्या नहीं किया। आज तो बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी चल रही हैं कि भाई विकसित भारत में पता नहीं क्या क्या होगा। मैं तो केवल ये पूछता हूं, 10 दिन हो गए अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई की रिकमेंडेशन हुए, पूरे हिंदुस्तान में किसी ने वो चिट्ठी देखी हो तो जरूर बताइएगा। केवल मुद्दों से डेविएट करना। सीबीआई जांच चल रही है, नहीं चल रही है? सुधांशु जी, एक स्पेसिफिक सवाल। सीबीआई की कोई कार्रवाई हो रही होगी, किसको किया गया? तो आपको बताया जाएगा। नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई को करती है। अरे कैसे, क्या आपको पता है क्या? आप टाइमलाइन तो सेट कीजिए, कब तक जांच की रिपोर्ट आएगी? आप सांसद हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को कितने दिन लग गए सर उसको सीबीआई रिकमेंडेशन के लिए? इनके अंदर जो अब मैंने टर्न पे बोलिए भाई साहब, इनके अंदर बौखलाहट इसलिए होती है कि जब सीबीआई कहता है कोर्ट से कि जो स्टेटस रिपोर्ट है ये किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को शेयर नहीं की जाएगी, और ये हलफनामा देती सीबीआई, उसके बाद सुनिए सीबीआई कहती है कि नहीं, पीएमओ के अधिकारियों ने बुलाया था और उसके बाद रिपोर्ट देखकर उसमें संशोधन किए 2G केस में, और तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई इज ए केज पैरेट। आप अपने जमाने के हिसाब से बोल रहे हैं, इसलिए उस विषय को छोड़िए। 2G में और कोलगेट में जिनके ऊपर 1,76,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए, सबको बरी कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसका मतलब एक सिंपल सवाल है। अंतिम बात अंकिता भंडारी में मैं कहना चाहूंगा, सांसद जी का जवाब दूंगा। जो अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई की रिकमेंडेशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट लेटर लिखेगी सेंटर को कि ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि इन मुद्दों पर हमारी जांच होनी चाहिए। क्या वो चिट्ठी लिखी गई सेंटर को? सुधांशु भाई ने, अरे भाई लिखी गई, हाँ या ना बता दीजिए। अंजना जी, और क्या मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है लिखी गई है। दुबे जी एक सवाल तो सुनिए, फिर मैं बच्चों का सवाल लूंगी। विपक्ष का वोट नहीं बटेगा तो किसको फायदा होगा? अब उसी से जुड़ा सवाल। उसी से बोल रहा हूं। अभी सुधांशु भैया ने विपक्ष को कहा कि मिलो तो तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं। 30 साल से आपके साथ थे महाराष्ट्र में, और आपने क्या किया? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार पुराना का, यार नहीं लूट लिया भर यार का। इतना ज्ञान की गंगा बहाए, लेकिन अंत में आके हमको ही निपटाए। पूरा गाने दे अब भाई जी। ये बहुत अच्छा आनंद जी, अंजना जी, इतना प्यारी, आनंद जी पूरा इतना प्यारी ज्ञान की गंगा बहाए, लेकिन सबसे पहले हमको ही निपटाए। तो आप ऐसे काहे हो गए कि आपको निपटा दे कोई? अरे नहीं, मैं तो आप पुराने प्रेमिक तरह इशारा दे रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि युवाओं को मजबूत बनाइए। अरे हम लोग युवा वापस आते हैं और युवाओं के 3-4 पार्टियां तोड़ दिए। सुनिए, आनंद भाई पे एक लाइन बोल दूं, इनको किसने निपटाया एक लाइन में। अंजना जी, 6 दिसंबर 92 को रात 11:15 बजे बीबीसी हिंदी सेवा पे मैंने सुना था, जब श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था यदि मेरे कार सेवकों पे आरोप है कि तथाकथित बाबरी मस्जिद हमने गिराई तो हमें गर्व है। वहां से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद दोबारा खड़ी की जा रही, उसके साथ आप खड़े हो गए। इस कर्म ने आपको गिराया, आज भी दिल में रुद्राक्ष है। सर, आप युवा की बात करते हो, युवा को एजुकेशन से मतलब है। हायर एजुकेशन में फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में 47,600 करोड़ का बजट बनाया, जिसमें 8% इंक्रीज है। सर, मैं बिहार से आता हूं, वहां एनडीए की सरकार है। सर, 4 लाख रुपए देते हैं ये स्टूडेंट्स को 0% इंटरेस्ट पे। एजुकेशन पे पहले 2.5% था प्री मोदी एरा में, एंड आज 4% सर इनका इन्वेस्टमेंट है। 1% रिसर्च पे जा रहा है, और आप कह रहे हो कि आप एजुकेशन की, इनके साइड सिर्फ स्पीचेस नहीं जाती है सर, एक्चुअली ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। मीडिया पे गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, जिन्होंने अपना इमरजेंसी का टाइम पे सब कुछ मिटा दिया है, सारे सबूत मिटा दिए, मतलब हमारे को कुछ नहीं पता लगने दिया, वो सबूत मांग रहे हैं।
मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे है। डीओटी आपके अंडर आता है, आप लोग मैंडेटरी करना चाहते हैं संचार सारथी ऐप को फोन में कंपलसरी डालने के लिए, उससे प्राइवेसी कंसर्न नहीं होगा इसी युवा के लिए? मेरा सवाल इस पे है कि युवा कितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं, एग्जाम करे जाते हैं पर पेपर लीक होता है। इधर से 3 सवाल। अरे मेरा सवाल विपक्ष के साथियों से है, कब तक अपने हार के ठिकरे मीडिया और लोगों पे फोड़ते रहोगे? अगर मीडिया आपके हित में काम करे तो बहुत अच्छी है, नहीं करे तो वो गोदी मीडिया है। अगर अच्छे से वो, अगर लोग आपको वोट दे रहे हैं तो बहुत अच्छे, नहीं दे रहे हैं तो वो आपके अंधभक्त है। यही कॉन्सेप्शन आपने बनाया। मैं विपक्षी लोगों को कहना चाहता हूँ, आप हर बार कहते हैं धर्म अफीम है, तो आप विपक्षी लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि आप कुछ और कहो। जो राहुल गांधी कहते हैं कि जो मंदिरों में जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता गोलियां चलाते हैं और ये सोचते हैं कि अब अफीम है तो अब पूरब से क्रांति नहीं आने वाली। हमारे यहाँ क्रांति का कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए कल परसों मकर संक्रांति हुई है। अंजना जी मैं उत्तर दूं? आखिरी सवाल। मेरा सवाल बीजेपी से यह है कि क्या ये जो आप जेनजी का रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं नितिन नवीन जी को, क्या ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसे कि दिल्ली की सीएम क्यूआई को टेम्परेचर समझती हैं? क्या ऐसा ही स्टिग्मा वो पैदा करने वाली? सुधांशु जी आपसे शुरू करेंगे, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने सिर्फ नितिन नवीन जी को नहीं कहा, मैंने आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक युवाओं का उदाहरण दिया, क्योंकि मोदी जी ने एक पूरा सिस्टम बनाया है जिसमें युवा अपनी प्रतिभा के साथ उभर कर सामने आ सके। और जहां तक राजनीति की बात है तो मैं यह भी बता देना चाहता हूं, यदि देश का और जो देश का नेतृत्व यदि बूढ़ा हो जाए और वो डरने लगे तो क्या होता है। लियोनार्ड मोस्ले ब्रिटिश पत्रकार को 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी का दिया गया इंटरव्यू उनकी वॉइस में भी अवेलेबल है और टेक्स्ट में भी अवेलेबल है, जिसमें वो साफ पूछा जा रहा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स हार गए थे और छोड़ना मजबूरी थी, आपने पार्टीशन क्यों स्वीकार कर लिया? उन्होंने सीधे कहा है, हमारा नेतृत्व बूढ़ा हो गया था, हम थक गए थे, हम दोबारा जेल में जाने को तैयार नहीं थे, इसलिए हमने स्वीकार कर लिया। अगर एक बार ये 59 की किताब द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, जिसमें खुद नेहरू जी का दिया गया इंटरव्यू है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जहां तक युवाओं की बात है, सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, उनके पिताजी मरहूम मुलायम सिंह यादव जी पहली बार क्लियर मेजॉरिटी लेके आए थे, 57 पे लाके पटका। राजीव गांधी जी इंदिरा जी की सहानुभूति लहर पर 400 से अधिक सीटें लेके आए थे, 200 के नीचे लाके पटका। और उसके बाद 2009 के एक्सेप्शन को छोड़कर कांग्रेस कभी 200 टच नहीं की है, और जब से राहुल गांधी जी आए 100 टच नहीं की। मुझे लगता है युवाओं के तमाम जो भी सपने थे उनके ऊपर अगर सबसे ज्यादा किसी सरकार ने कुठाराघात किया है तो वो मोदी सरकार ने किया। अग्निवीर योजना लेकर आए, आज तक उस योजना से क्या प्लस है क्या माइनस है किसी को नहीं पता है। उसमें कहां से ग्रामीण क्षेत्र से, पहाड़ों से बच्चे जाते थे देश की सेवा के लिए, वो उसका कितना ग्राफ गिर गया है किसी को नहीं पता है। एजुकेशन की बात एक भाई ने बहुत अच्छी उठाई। मोदी जी के आने के बाद 40,000 स्कूल बीजेपी शासित राज्यों में बंद हुए हैं। क्या हुए हैं? बंद हुए हैं। दूसरी चीज, अभी मां वैष्णो देवी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज था, उसको अभी 4 दिन पहले 6 दिन पहले इन्होंने बंद किया है। ये लोग बंद करना जानते हैं एजुकेशन संस्थाओं को। आरएसएस की सोच ही ये है कि 5 किलो राशन और शौचालय। दिल और दिमाग की बात मत करो, ये आरएसएस की पुरानी सोच रही है। अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के एक जैन जी की बात कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने अपने सभी सीनियर को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया और अपना एक्सटेंशन कर लिया। ये जैन जी की बातें इनकी कितनी एक दूसरे से मेल खाती है, देश और प्रदेश समझ रहा है। और पेपर लीक में जिस प्रदेश से मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड बना चुका है। 108 की जो महिलाएं थी हमारी पुलिस की, उनके साथ कैसा वो आंदोलन में थी, अपनी केवल वेतन संबंधी बढ़ाने के लिए आपने कैसा बर्ताव किया योगी सरकार की पुलिस ने, और ये पूरे देश के सामने पूरे प्रस्तुत है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, संभल का जो कांड है आपको याद होगा, एफआईआर करने का आदेश वहां पर पुलिस दे चुकी है। संभल का जो कोर्ट है वो न्यायालय दे चुका है, लेकिन उस पर एफआईआर नहीं हो रही। अनु चौधरी जी पे और उनके टीम पे अभी तक एफआईआर नहीं हो रही। अंजना जी, ऐसी मान्यता है और सच्चाई है कि किसी भी देश के युवा को अगर मजबूत बनाना है तो बचपन से उसकी शिक्षा में सुधार कर दो। मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आओ मुंबई, एक बार बृहन मुंबई महानगर पालिका के स्कूल देखो। वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का काम किसी ने किया तो आदित्य ठाकरे ने किया, और आज उसी की वजह से हमको लोग कहते थे कि हम बीएमसी चुनाव में खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं हुए। अच्छी लड़ाई से अच्छी सीटें जीते हैं, इसका मतलब कमजोर जरूर हुए हैं, खत्म नहीं हुए। क्या तो ये भी आपको सीखना फाइट दी है उन्होंने।
नहीं, निश्चित तौर पर दी है। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर राज ठाकरे को छोड़ दिया होता, लाठी डंडा मारपीट, उत्तर भारतीय भगाओ दक्षिण भारतीय भगाओ, और कांग्रेस तो मिल गई होती, थोड़ा नहीं, तब तो और नीचे चले जाते। फिर आप एक अच्छा प्लस होता, आप माने, इसीलिए आप लोग जी गुस्साते हैं। लेकिन मूल रूप से क्या है, मूल रूप से क्या है, जनता के मुद्दों को पकड़ना पड़ेगा। युवाओं के ढेर सारे मुद्दे हैं, आपको भावनात्मक तौर पर कोई भले लिस्ट गिनाए, जब काम होता हुआ दिखता है तो पब्लिक उसके साथ जुड़ती है, चाहे वो जो सरकार, चाहे वो जो नेता रहा हो। हाँ, नितिन नवीन के बनने से मैं फिर कह रहा हूं, ये डिबेट जब लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि जो मोदी जी ने लाल किले से 1 लाख युवाओं को कहा था मेरी भी जगह है क्या, वो गुंजाइश बनेगी। वो गुंजाइश बनेगी क्या सुधांशु जी? देखिए, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, नितिन नवीन का मैं पूरा सोशल मीडिया पिछले आधा घंटे से देख रहा हूं। माइक उठा के बोलिए। आधे घंटे डिबेट कर रहे हैं, आधे घंटे सोशल मीडिया देख रहे हैं। वहां पर मैं 1 घंटे से गेस्ट रूम में बैठा हुआ था, मैं पहले आ गया था। मैं केवल एक कहना चाहूंगा, नितिन नवीन ने केवल मोदी जी के ट्वीट्स को रीट्वीट करने के अलावा कोई काम नहीं किया। ट्विटर से थोड़ी देश चलता है ना, पार्टी चलती है। सोच कहीं तो सोशल मीडिया पे नजर आएगी कि युवाओं सोच नहीं उन्होंने कभी दिखाई, और आपने उनको अध्यक्ष बनाया। शब्द नहीं है पॉल्यूशन के ऊपर, एक अंकिता भंडारी के ऊपर नहीं है। इनका आरोप है कि आप कठपुतली अध्यक्ष ला रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल पूरी तरह से पर्ची वाले कठपुतली अध्यक्ष। और मैं पूछना चाहूंगा कि उनका चुनाव कैसे हुआ, उसका तरीका बता दीजिए। हाँ, उनका चुनाव का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 5708 लोगों का है, जिसकी लिस्ट भाजपा कार्यालय में लगा दी गई है। आपकी तरह नहीं कि सितंबर 2022 में आपके 20 नेताओं ने लिखा था कि 28 पीसीसी से जो लिस्ट आई है, भैया वो बता तो दो कि खड़गे जी में कौन करेगा, और नहीं बताई गई थी। ये अंतर है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, नितिन नवीन जी तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और इनके नेता कहां से जानकारी पाते हैं, 7 समुंदर पार से, कहीं लंकावी से, कहीं कोलंबिया से, तो कहीं जर्मनी से, कहीं वियतनाम से। वो कौन कौन से सोर्स हैं जो उनको जानकारी देते हैं और उसके बाद वो उस पर ट्वीट करते हैं और उसके बाद भाषण देते हैं? मुझे लगता है देश को ये भली बात ही समझ में आ रहा है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, देखिए, सुविधा की राजनीति और मेहनत की राजनीति में अंतर होता है। आज इंडी गठबंधन सुविधा की राजनीति कर रहा है। क्या सुविधा की राजनीति? पहले क्या करो कि एक कट्टरपंथी अल्पसंख्यक वोटों के थोक के विक्रेता देखो, उनके आधार पर सोचो ये 20% वोट मेरा हो जाएगा। फिर एक जात बिरादरी को लेकर एक तोड़फोड़ करो हिंदू समाज में, और सोचो 1-2 जातियां हमारी तरफ आ जाएंगी। फिर उसके बाद विदेश में घूमने चले जाओ। जी को प्लांट करते हैं सर, टर्न पे सवाल है। वो तो कह रहे हैं कि ओवैसी जी प्लांट करते हैं, ओवैसी जी को आप देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी हूं। पूरा भाई साहब, पहला देश का एकमात्र प्रधानमंत्री था जो पंडित अपने नाम के आगे लगाता था, जबकि वो मीट भी खाते थे, स्कॉच भी पीते थे, संस्कृत एक नहीं बोल पाते थे, मंदिरों के खिलाफ रहते थे। किसने लगाया? नहीं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी क्या क्या खाते थे, जरा उनकी लिस्ट बता दूं मैं। सर, वो किसके घर में रहते थे वो भी बता दूं मैं। जो लोग हमारे बीच में नहीं है उनका सम्मान साल 2026 में सामने आ जाता है। साल 2026 में सुनिए, एक ईमानदारी की राजनीति क्या होती है? ना, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी किसके घर में रहते थे, जरा बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी पंडित नहीं लगवाया भाई। पंडित नेहरू ने लगाया, पंडित नेहरू ने लगाया। आपके जो फाउंडर थे, पंडित नेहरू आपके फाउंडर उपाध्याय जी जो थे, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित लिखते थे कि नहीं लिखते? ठीक है, चलिए अब सुन लीजिए। क्यों लिखवाया था उनसे? क्या बेकार की बहस करते रहते हैं हमेशा? सम्मान की बात। ये 2026 की सुनने आए हैं ये बच्चे, वापस आइए, 26 में आइए, साल 2026 में आइए, प्लीज आइए। काहे चिड़चिड़ाने लगते हैं भैया? अपने टर्न पे बोलिए। एक योजना बताइए जो मोदी जी ने बाहर से। चलिए सुधांशु जी को तो आप इसके अंदर आपका इतना टेंशनात्मक क्यों हो जाता है चेहरा? किसी में नहीं, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि मोदी जी ने युवाओं के लिए क्या किया बताइए। मेहनत की बात क्या होती है? जब हम विपक्ष में थे, जिन राज्यों में हमारी सरकार थी, मॉडल दिखाइए। गुजरात का मॉडल दिखाया था, हम आज तक पे खड़े हैं। इंडिया टुडे ने 2005 से लेकर 12 तक लगातार 7 साल जो स्टेट्स की रैंकिंग निकाली, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट उन्होंने गुजरात को दिखाया। मध्य प्रदेश में हमने मॉडल दिया, एग्रीकल्चर में हम आगे हुए। लाडली लक्ष्मी योजना उस जमाने में आई। शिवराज जी को मामू इसलिए कहा गया कि बच्ची पैदा होगी, चिंता मत करना, मामा हमारे तुम्हारे साथ है। हमने कर्नाटक में किया, किसानों को 0% इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए लोन देने का काम किया। हम उत्तर प्रदेश में आए, जब कल्याण सिंह जी पहली बार बने, हमें स्पष्ट बहुमत मिला, लॉ एंड ऑर्डर एकदम शानदार होके हो गया। आप करके दिखाइए लोगों के सामने कि साहब मेरे पास स्टेट में पावर है, मॉडल है। इनका मॉडल क्या दिखता है? कर्नाटक में वो सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार लड़ रहे हैं। सिद्धारमैया कह रहे हैं राहुल गांधी जी मुझे एक्सपेंशन का मौका नहीं दे रहे हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं तो भूपेश बघेल और के सिंह देव लड़ रहे हैं, और राजस्थान में गहलोत और पायलट साहब लड़ रहे हैं, तो पंजाब में अमरिंदर सिंह और वो लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी अपने सब बड़े बड़े नेताओं कर रही है बीजेपी का। और तो राहुल गांधी जी खुद बोले हैं गुजरात में जाके कि भाई कांग्रेस में 2 प्रकार के लोग हैं,
आधी कांग्रेस कांग्रेस के साथ है और आधी कांग्रेस भाजपा के साथ है। भाई साहब, अपना नेता अगर ये बोलने वाला हो तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी की क्या स्थिति तो। आज तक आपने कभी देखिए, छोटा सा उत्तर दे देता हूं। आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, बीजेपी से कैसे लड़ी है? छोटा सा उत्तर दे देता हूं। गुजरात सोशल इंडिकेटर्स में आज भी 13वें, 14वें, 15वें स्थान पर है। इंडस्ट्रियली और इकोनॉमिकली गुजरात मोदी जी से पहले भी आगे था। गुजरात में 11 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया एक भी मोदी जी ने नहीं बनाया। गुजरात एक पहला ऐसा राज्य है जिसके अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज, मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, एक भी मेडिकल कॉलेज सरकार का नहीं। केवल एक 2008 में भुज में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, करवाया था उस समय पर, वो भी बंद पड़ा हुआ है, वो भी अडानी को दे दिया गया है। गुजरात पहला राज्य है कि 12,000 करोड़ रुपए का केवल कर्जा था, आज 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है और सारा मैक्सिमम जो है वो मोदी जी के समय पर लिया गया। इन्होंने किसानों की बात की, हमने ऋण दे दिया, हमने ये कर दिया। एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, किसानों की सुसाइड रेट बढ़ गई। अगर इन आपने बहुत अच्छा काम कर दिया था तो क्यों बढ़ गई? अब वापस आते हैं, मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। अच्छा, आपका कौन सा मॉडल चलाया जाए देश में? कौन सा मॉडल आपका दिखाएं? हिमाचल का मॉडल जहां मैं बताता हूं, या कर्नाटक का मॉडल? अरे भाई मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं। हमारा मॉडल एक राज्यों तक छोटा नहीं रहता है। जिस देश, अरे सुनिए ना भाई, अब सुनिए तो सही, अब सुनने की हिम्मत रखिए। जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, मोदी जी ने आकर चंद्रयान का रिबन काटा, वो कांग्रेस की देन थी। जिस समय पर कांग्रेस, अच्छा मुझे बताइए, चंद्रयान किसमें बना था भाई? किसकी सरकार में बना था? आप लोग हंस रहे, बताइए जरा। जी के समय में शुरू हुआ था, बताइए ना भाई जरा। एक कमाल की बात है, इसरो किसने बनाया था जरा बताइए। जो हंस रहे थे लोग, अगर मोदी सरकार डीआरडीओ किसने बनाया था जरा बता दीजिए आप लोग। वापस अगर नहीं कर पाती है तो इसलिए कर लेते हैं। मैं आपके बीच में किसी के नहीं बोला, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, IIT से लेकर IIM तक, और जिस समय पर हमारे पास छत नहीं थी, उस समय पर भाखड़ा नांगल डैम से शुरुआत करके, और अगर मनमोहन सिंह जी की आखिरी सरकार रही, हमने लोगों को अधिकार देने का काम किया। अंजना जी ने कहा कौन सा मॉडल? हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, इन्होंने खत्म कर दिया। हमने राइट टू एजुकेशन दिया, उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। हमने फूड सिक्योरिटी बिल दिया, हम मनरेगा लेकर आए, केवल महात्मा गांधी के नाम को हटाने के चक्कर में इन्होंने पूरी योजना को समाप्त कर दिया। इस हिसाब से तो आपको जनता को प्रचंड जीत देनी चाहिए थी। अन्ना हजारे जैसे लोग आए और देश को गुमराह करके चले गए। एक्सपोज कर दूं। देखिए अंजना जी, उसके बाद देखिए अंजना जी, जब चुनाव के परिणाम की बात आई है तो ये भी पता होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी पे सबसे ज्यादा संसाधन है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने, चाहे वो बीफ कंपनियों से चंदा लिया हो, वो इन्होंने लेने का काम करा, उसका भी असर चुनाव में पड़ता है। और मैं बोलना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, 28,000 प्राइमरी स्कूल इस सरकार ने बंद कर दिए और ठेके घर घर में खोलने का काम उत्तर प्रदेश में ये सरकार ने करा है। ये सरकार बात करेगी जैन जी की, जैन जी को रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए या शराब के ठेके चाहिए, ये देश और प्रदेश जानना चाहता है। इनकी निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, और एक कारण और ईमानदारी से, जब हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पे जो विपक्ष की पार्टियों का बिखराव है, ये भी एक कारण है, इससे बचना नहीं। अखिलेश जी ने अभी मेरे इंटरव्यू में, जब हम लोगों ने एजेंडा किया, उन्होंने सीधा कहा कि हम कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे ना, आपका बिखराव विपक्ष का कमजोर होना है या नहीं है? मैं माननीय अखिलेश यादव जी की बात बताता हूं अंजना जी, मैं असम का इंचार्ज भी हूं। केवल माननीय अखिलेश यादव जी ने एक सीट दी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को दी है। ये होता है अपने जो साथी लोग हैं उनको सम्मान देना, गठबंधन धर्म निभाना। कोई जानता है तो माननीय अखिलेश यादव जी जानते हैं। दुबे जी, कितना चिंता कीजिएगा, छोड़िए, अब तो चुनाव ना आने वाला, अब तो निपटा जो होना था, अब तो टाइम बहुत दिन बाद आएगा। अब तो इनको तय करना है, 27 में चुनाव है यूपी का, अभी 5 राज्यों में यहां पर चुनाव है। लेकिन एक मैसेज जो ये बीएमसी, मतलब आप ही ने कहा था ना, आप ही से मैंने चुराया था, हमारा तो बोहनी ही खराब हो गया 26 का। कोई बात नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि चुनाव हार जाना ही जीवन की लीला समाप्त होना नहीं है। हिम्मत मत हारो, हम लोग पूरी ताकत से फिर आएंगे। आप राहुल गांधी जैसे लगने लगे, युवा भी हैं। तू माटी का लाल है, राहुल गांधी जैसे लगने लगे। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ हमारा है, फिर सब कुछ। मैं दुबे जी की कविता का सब कुछ गुरु श्री श्री आनंद दुबे जी। चलिए जल्दी से सुधांशु। देखिए, ये वो हैं जो फूलों के हार की प्रतीक्षा करके सोचते हैं इतिहास बदलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अंगारों का हार लेकर इतिहास बदलते हैं। अंगार हार उनका जिनकी सुन हाँक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है।
वो उन्होंने करके दिखाया। एक बात अब मैं आदरणीय आलोक जी का ज्ञानवर्धन कर देना चाहता हूं कि जब चाचा जी आए सत्ता में तो उस समय देश में कुछ नहीं बनता था, सुई नहीं बनती थी। ये टाटा आयरन एंड स्टील कब इस्टेब्लिश हुई? 1907 में आयरन एंड स्टील बन रहा था, मगर सुई नहीं बन रही थी 1907। सरकार का नहीं था, ना सरकार थी। सरकार सुनिए ना, प्राइवेट, वही तो मैं कह रहा हूं। हमारे पास लगभग 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी। अरे बिलबिलाइए नहीं, अभी बहुत कुछ आने वाला है, परेशान मत होइए। मोदी जी ने भारत का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1892 में महाराजा मैसूर ने शुरू किया। तब चाचा नेहरू 3 साल के थे। जब भारत नहीं दुनिया में यूरोप के बाहर पहला शहर जिसने स्ट्रीट लाइट की वो 1902 में बेंगलोर बना। तब चाचा नेहरू 13 साल के थे। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु बना 1916 में। तब तक चाचा नेहरू राजनीति में ढंग से आए हुए नहीं थे। भारत को सीवी रमन का नोबेल प्राइज मिल गया 1930 में। और कृष्ण राजा डैम विश्वेश्वरैया जी ने बनाया, जिनकी वजह से हम लोग आज भी 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया डे मनाते, जिसका नाम नहीं ले पाए थे राहुल गांधी जी, वो एक अलग बात है। वो आपकी आजादी से पहले हो चुका था। और सुनिए, दुनिया में पहला मिंटो आई हॉस्पिटल वो महाराजा मैसूर ने बनवाया। और सुनिए, अगर डॉक्टर अंबेडकर गए पढ़ने के लिए तो उनको करोड़ों रुपए कमाने वाले मोतीलाल नेहरू जी ने नहीं दिया था स्कॉलरशिप, महाराजा बड़ौदा ने दिया था, सयाजीराव गायकवाड़ ने। और जब उन्हें स्कूल में पढ़ना था किसी कांग्रेसी ने नहीं दिया था, उनके टीचर महादेव कृष्ण अंबेडकर ने दिया था। देश के चुनाव के लिए बाद में आए और चाचा जी सबको टोपी पहना के कह दिए सब हम ही किए, हम ही किए। 26 में आइए ना, आज 26 में जब इन 5 राज्यों में है, क्या आपको लगता है विपक्ष अगर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा? ममता बनर्जी आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है इनके लिए बंगाल में, आपको लगता है कि एक जबरदस्त मुकाबला होगा? नहीं, ममता बनर्जी तो अभी भाजपा के लिए वो नाको चनो चबवा रही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन एक बात मैं कह दूं, देखिए इतनी देर से चर्चा हो रही है, कोई ये नहीं कह रहा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया के साथ हम चले होते तो शायद हमारे नौजवानों को ये समय न देखना पड़ता। आज सेमीकंडक्टर में अगर हमारी इंडस्ट्री जो 1983 में चंडीगढ़ में लग गई थी फिर बंद हो गई, क्यों बंद हो गई बताइएगा। आज 6-6 सेमीकंडक्टर लग रही तो नौजवान को पता है। आज अगर दुनिया के सारे जितने जल्दी दीजिए, टाइम खत्म हो गया। देखिए मुझे लगता है 47 एक मिनट प्रभु, एक मिनट सुनिए ना भाई जरा, एक मिनट सुनिए ना जरा भाई। देखिए मैं आज अगर दुनिया के सारे अरे सुनिए तो सही प्रभु, वो भारत के नौजवान गए तो भारत के नौजवान को पता है। उसके बाद मैं उत्तर देता हूँ, मैं उत्तर देता हूँ। अरे सुनिए ना भाई, क्या दिखाएगा भाई? अरे सुनिए ना भाई जरा, मैं उत्तर देता हूँ। मैं उत्तर देता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।